अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम रिस्क मैनेजमेंट का एक पास पेपर क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑटम 2024 के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें मनी मार्केट हेज के कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया गया है। तो चलें इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। इस सवाल का जो पहला पार्ट है वो एक थियोरेटिकल पार्ट है, उसको भी समझते हैं और उसके आंसर से समझने की कोशिश करते हैं रीड आउट कर और फिर जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। सो आपका जो पहला पार्ट है वो कहता है कि लिस्ट 4 बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन प्लेस, एंड ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी कि सवाल आपसे ये कह रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस अगर पाया जाता है जिसके ज़रिए हम रिस्क को मैनेज कर सकें, मे बी रिड्यूस कर सकें या मे बी हम उसको एवॉइड कर सकें, मे बी उस रिस्क को ट्रांसफ़र कर सकें, तो इस स्पेसिफ़िक रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के होने की वजह से एक इदारे को क्या फ़ायदे होते हैं, ऐसे 4 फ़ायदे आप लिख कर बता दें। सो ये एक थियोरेटिकल एरिया है, चलें इसकी थ्योरी को ज़रा रीड कर समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है द एडॉप्शन ऑफ एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ विच इंक्लूड। अच्छा, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, लेकिन एज़ पर योर क्वेश्चन आपको सिर्फ 4 बेनिफिट्स लिखने थे 4 मार्क्स के लिए। पहली बात क्या लिखी हुई है? इंक्रीज्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर इंडिविजुअल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ मकसद होते हैं, और बीच में बहुत सारी बार कुछ रिस्क्स ऐसे होते हैं जिनको अगर इफ़ेक्टिवली एड्रेस ना किया जाए और ऑन टाइम उसको एड्रेस ना किया जाए तो एक इदारे के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा आप अगर एक रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो आने वाले रिस्क को आराम से एड्रेस कर सकते हैं और उनको हेज कर सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। नंबर 2, अवेयरनेस ऑफ द नीड टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट रिस्क थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोसेस इम्प्लीमेंट हुआ होगा, लोगों को पता होगा कि उनको अलग अलग एरिया के रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं और उनको अप्रोप्रिएटली एड्रेस करना है, तो इस एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्क मैनेजमेंट का माहौल या एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होगा और इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग जो है वो रिस्क से अवेयर होंगे, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ़ ख़तरे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म होगा और वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे। इम्प्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होंगी उसको मैं लिस्ट डाउन कर सकूँगा। मैंने अपने रिस्क पहले ही लिस्ट डाउन करे हुए होंगे कि मैं ए काम करूँगा तो उसके साथ बी और सी और डी रिस्क एसोसिएटेड हैं, मैं ई काम करूँगा तो एफ जी एच रिस्क एसोसिएटेड हैं, तो उनकी मेरे ऊपर अवेयरनेस ज़्यादा होगी। मुझे पहले से इल्म होगा कि क्या क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में गलत हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग, कहाँ कहाँ क्या क्या मसले हो सकते हैं, और उनको एड्रेस करने के लिए मैंने पहले ही कोई प्रोसेसेस इंप्लीमेंट कर लिए होंगे। Compliance with relevant legal and regulatory requirements and international norms. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आपको हेल्प करता है लॉ की, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की और इंटरनेशनल रेगुलेशंस की कंप्लायंस के लिए। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है और उस फ्यूम्स के एमिशन को और उसकी प्रोडक्शन को और उसके एनवायरनमेंट में मिल जाने को और नुकसान पहुंचाने को आपने किसी तरह से एड्रेस करा हुआ है, तो हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट का तो ख्याल रख ही रहे हैं, बहरहाल आप किसी लॉ की कंप्लायंस भी कर रहे हो जो लॉ पर अप्लाई होता था, जिसके बगैर आप शायद वो फैक्ट्री नहीं चला सकते थे। सो जब कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस इंप्लीमेंट होते हैं तो बहुत सारे ऑटोमेटिकली लॉज, रेगुलेशंस भी कंपनी फॉलो कर रही होती है, जो को फॉलो करना ज़रूरी है अगर आपने कंपनी या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस इम्प्रूव हो जाती है। जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अवेयर होते हैं कि क्या क्या मसले आ सकते हैं और उनको आराम से गवर्न कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। स्टेक होल्डर्स एक वाइड टर्म है, इसमें शेयर होल्डर्स भी आते हैं, क्रेडिटर्स भी आते हैं, सप्लायर्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, सब लोग आ जाते हैं।
इवन एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, कोई एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी हो सकता है, कोई इंटरनल स्टेक होल्डर भी हो सकता है, और उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एतमाद बढ़ जाता है क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को अच्छे से एड्रेस कर रही है। Establishment of a reliable basis for decision making and planning, effective allocation and use of resources for risk treatment. आप resources को सही जगह पर प्लान और उसको वहाँ पर सही से एलोकेट कर सकते हो। हाई रिस्क वाली जगह पर अच्छी रिसोर्सेज, लो रिस्क वाली जगह पर कम या कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड रिसोर्सेज को आप एलोकेट कर सकते हो। सो बहरहाल ये एक थियोरेटिकल सा पार्ट था, और इसको आप जब रीड करेंगे एक दो बार तो आप जो है वो पेपर में 2-4 पॉइंट्स तो लिख ही सकेंगे। कंपैरेटिवली थ्योरी कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, और वो इस तरह की एकदम से उनके पेपर में थ्योरी आ जाए तो उसको एड्रेस करना वो मुश्किल फील करते हैं। बहरहाल जब आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ रीडिंग करेंगे हैंडआउट्स और नोट्स की तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो ये हमारा पहला पार्ट था। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है जो कि मनी मार्केट हेज की प्रैक्टिस के लिए है, और ये हमारे लिए कंप्यूटेशनल एरिया है। चलें इसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एज्यूम दैट द डेट टुडे इज़ 1 सितंबर 2024। आज की जो दिन है, आज का जो दिन है, आपने एज्यूम करना है कि वो 1 सितंबर 2024 है। Zen Associates ZA has been in the beverages business for past many years and recently signed an export agreement with a customer in Germany. एक कंपनी है, वो बेवरेजेस के बिजनेस में है, और रिसेंटली उसने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है जिसके ज़रिए वो कस्टमर्स जो है उसके जर्मनी में है उधर वो एक्सपोर्ट करेगी। द मैनेजमेंट ऑफ ZA इज़ कंसर्न्ड ओवर हाई वॉलेटिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। The receipts of euro 75,000 from that customer is expected on 30th November 2024, and the management is considering to hedge the related foreign exchange risk through the money market. अच्छा देखिए, अब आज का दिन जो है ना वो है 1 सितंबर 2024, ठीक है जी। और आपको पैसे मिलने हैं, एक फ़ॉरेन करेंसी रिसीव होनी है, एक फ़ॉरेन करेंसी हासिल होनी है, और वो जो फ़ॉरेन करेंसी हासिल होनी है, मिलनी है, वो मिलनी है आपको 30 नवंबर 24 वाले दिन। और ये जो अमाउंट मिलना है ये मिलना है यूरो 75,000, और ये कितने महीने बाद मिलना है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यानी कि ये अमाउंट मुझे रिसीव तो होना है, अलबत्ता ये अमाउंट मुझे रिसीव होना है आज से कितने महीनों बाद? आज से 3 महीनों बाद। मुझे ये जो अमाउंट रिसीव होगा आज से 3 महीनों बाद रिसीव होगा, ठीक है। और सवाल ये कहता है कि आप जो है ना वो इस चीज़ को हेज करना चाहते हो। अब ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कशन भी करते हैं कि क्यों यहाँ पर हेजिंग करी जा रही है। आखिर मुझे एक फ़ॉरेन करेंसी मिल रही है, 3 महीने बाद मिल रही है, मैं हेजिंग क्यों कर रहा हूँ? सो उसको समझने के लिए कुछ वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अलबत्ता वो सवाल का हिस्सा नहीं है, वो सवाल में मौजूद नहीं है। और लेट्स से मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि देखें, आज जो है ना आपको जो है ना वो आप अपने डीलर को 1 यूरो देते हो ना, तो वो आपको 300 PKR देता है। यानी कि अगर आज आप अपने डीलर को 75,000 यूरो दोगे, अगर आज आप अपने डीलर को 75,000 यूरोस दोगे, तो वो 300 मल्टीप्लाइड बाई 75,000 यानी कि 2250,000 2250,000 इतने PKR देगा। अब जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं और हमें उसके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन है वो फॉरेन करेंसी में रिसीव होनी होती है और फॉरेन नहीं होनी होती है, कुछ टाइम बाद होनी होती है। मिसाल के तौर पर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो रिस्क इस बात का होता है कि हमारी लोकल करेंसी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। मिसाल के तौर पर आज या टुडे, आज 1 यूरो 300 PKR का है, तो अगर मैं 75,000 यूरोज़ PKR में कन्वर्ट करवाता हूँ तो मुझे 22.5 मिलियन रुपीज़ रिसीव हो सकते हैं। बट अगर मुझे पता है कि मुझे आज ये यूरोज़ नहीं मिलेंगे और 3 महीने बाद मिलेंगे,
और लेट्स एज्यूम कि मुझे पता है कि 3 महीने बाद, या मेरा अंदाज़ा है कि 3 महीने बाद 1 यूरो जो है ना वो PKR, लेट्स सपोज PKR 100 का हो जाएगा। तो जब मुझे पैसे मिलेंगे 75,000 यूरोस, तो इन टर्म्स ऑफ PKR मुझे जो रिसीव होगा 75,000 इंटू 100, ये बनता है आपका 75,000,000, इतना PKR रिसीव होगा। सो जब मुझे फॉरेन करेंसी फ्यूचर में रिसीव होनी होती है, जिस तरह से यहाँ वाला केस है कि 75,000 यूरोस रिसीव होने, बट आज नहीं, आज से 3 महीने बाद, रिस्क इस बात का होता है कि अगर आज का एक्सचेंज रेट यूरो 1 इज इक्वल टू 300 PKR है और फ्यूचर में ये एक्सचेंज रेट यूरो 1 इज इक्वल टू PKR 100 हो गया, मेरी लोकल करेंसी स्ट्रांग हो गई, या हर एक यूनिट जो फॉरेन करेंसी का है उसमें अब कम लोकल करेंसी आएगी, तो मेरी लोकल रिसीविंग जो है वो कम हो जाएगी। आप देख लें, अगर आज ही अमाउंट एक्सचेंज हो रहा होता तो मुझे 22.5 मिलियन PKR रिसीव हो रहे होते। अलबत्ता अगर रेट इस तरह से चेंज होता है, जो मैंने एक एग्जाम्पल दी है, ये वैल्यूज़ इस सवाल से लिंक नहीं है, समझा रहा हूँ आपको सिर्फ, हमें सिर्फ 7.5 मिलियन PKR रिसीव होंगे, यानी कि 15 मिलियन PKRs कम रिसीव होंगे। क्या ये रिस्क नहीं है? बिल्कुल ये रिस्क है। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 यूरो इज इक्वल टू 500 PKR हो जाए, 700 PKR हो जाए, 800 PKR हो जाए, बिल्कुल हो सकता, बट उस चीज़ का मुझे रिस्क नहीं है, वो तो मेरे लिए फेवरेबल बात होगी, अच्छी बात होगी। रिस्क इस बात का होता है रिसिप्ट्स के केसेस में कि जब मुझे वाकई में पैसे रिसीव होंगे और मैं उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवाऊंगा, तो आज जितने लोकल करेंसी के अमाउंट मिल रहा है उससे कम अमाउंट ना मिले, बिकॉज अगर उससे कम अमाउंट मिला तो मेरे लिए लॉस है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे सबको सैलरीज़ या मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या मेरे जो प्रॉफिट्स है वो पाकिस्तानी करेंसी में है। सो ये मेरे पास एक रिस्क एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैं हेजिंग करता हूँ। आ जाते हैं हम अपने केस पे दोबारा। हमारा केस भी कुछ इसी तरह का है। 1 सितंबर वाले दिन, 1 सितंबर वाला आज का दिन है, मुझे 75,000 यूरोस रिसीव होने हैं 30 नवंबर वाले दिन। अच्छा, आज का स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है? बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है ZA's बैंक हैज़ कोटेड द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट्स, और आपको आज का स्पॉट रेट दिया हुआ है, स्पॉट डैश करंट, यानी कि 1 सितंबर का रेट, और यहाँ पर 2 रेट्स दिए हुए हैं। लेकिन बात सारी वही है कि मैं इस चीज़ से फ़िक्रमंद हूँ कि आज अगर 1 यूरो में लेट से 300-400 PKR आते हैं, बाद में अगर 1 यूरो में 300-400 PKR ना आए और कम आए, तो मुझे तो इन टर्म्स ऑफ PKR कम पैसे मिलेंगे। सो मैं अपनी हेजिंग करवा रहा हूँ। हेजिंग के लिए इसने बोला है कि कंपनी मनी मार्केट हेज के इंस्ट्रूमेंट को, या मनी मार्केट हेज जो टेक्निक है उसको यूज़ करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर 2 रेट्स क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है PKR/यूरो, और एक है बाई और एक है सेल। सो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो PKR पर यूरो। PKR पर यूरो का मतलब यह है कि जो नीचे वाली अमाउंट है वो PKR में है, पर यूरो यानी कि 1 यूरो के अगेंस्ट, यानी कि आपको इफेक्टिवली जो स्पॉट का करंट रेट दिया हुआ है ना, वो 2 रेट्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है PKR 301.25 पर यूरो, और दूसरा दिया हुआ है PKR 303.15 पर यूरो। इसके साथ लिखा हुआ है बाई और इसके साथ लिखा हुआ है सेल। अब ज़रा इसको भी समझ लेते हैं कि 2 रेट्स क्यों दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में। देखिए, पहला रेट जो है वो दिया हुआ है 301.25 पर यूरो, दूसरा रेट दिया हुआ है 303.15 पर यूरो। अगर आपको ये रेट याद रखने हैं ना, तो आप एक जुमला याद रखें, करेंसी डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं करेंसी डीलर के पास जाऊंगा और लेट से मैं उसको 1 यूरो देता हूं, अगर मैं करेंसी डीलर के पास जाऊंगा और लेट से मैं उसको 1 यूरो देता हूं, मैं बोलता हूं ये 1 यूरो लें
और मुझे PKR दें, 1 यूरो लें और मुझे PKR दें, तो मैं जब उसको 1 यूरो दूंगा तो वो मुझे कम PKR देगा। यहां पर दो चीजें हैं ना, एक है 301.25 पर यूरो और दूसरा है 303.15 PKR पर यूरो। सो जब मैं उसको 1 यूरो दूंगा वो मुझे 301.25 PKR देगा, कम देगा। डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज। वो मुझे, मैं अगर उसको 1 यूरो दूंगा तो वो मुझे 303.15 PKR नहीं देगा बल्कि 301.25 PKR देगा, कम। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं डीलर के पास कभी जाऊं और लेट से मुझे यूरो खरीदना हो, लेट से मुझे बाहर जाना है और उसके लिए मुझे यूरो खरीदना है। मैं डीलर के पास गया, मैंने बोला जनाब मुझे यूरो खरीदना है। अब डीलर बोलेगा हर 1 यूरो जो तुम्हें खरीदना है उसके लिए मुझे तुम 303.15 PKR दो। अगेन डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज, यानी कि डीलर जब यूरो मुझसे खरीद रहा है तो मुझे कम PKR देगा, और जब डीलर यूरो बेच रहा है तो मुझसे ज्यादा PKR लेगा। हमेशा वो फायदे में रहेगा। अगर मैं उसको 1 यूरो दूंगा और PKR मांगूंगा तो कम PKR देगा, उसमें उसका फायदा ना, कम PKR देगा। लेकिन अगर मैं उसको PKR दूं और बोलूं मुझे यूरो दो तो ज्यादा वाले PKR मांगेगा। अच्छा, साथ में बाई एंड सेल क्या होता है? बाई एंड सेल अगर किसी सवाल में लिखा हुआ होता है ना तो ये टर्म्स होती हैं डीलर के रेफरेंस से, यानी कि यहां पर यूरो वाले रेट है ना, तो डीलर ये कह रहा है कि मैं कितने में 1 यूरो खरीदता हूं, यानी कि मैं इसके पास 1 यूरो लेकर जाऊंगा, ये मुझसे यूरो खरीदेगा तो मुझे कम वाले PKR देगा। यानी कि ये बोलेगा क्या आप मुझे 1 यूरो बेचें, मैं आपसे यूरो बाय कर रहा हूं, आपसे यूरो खरीद रहा हूं, आपसे यूरो बाय कर रहा हूं और आपको 301.25 PKR हर यूरो पर दे रहा हूं। बट जब डीलर मुझे यूरो सेल करेगा, मैं डीलर के पास जाऊंगा, बोलूंगा मुझे यूरो चाहिए, तो वो यूरो मुझे बेचेगा, वो मुझे 1 यूरो देगा, बेचेगा यूरो, सेल करेगा तो मुझसे 303.15 PKR मांगेगा। यह आपने याद रखना है, डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज। और इसी तरह से डीलर्स कमाते हैं। कैसे सर? देखें, डीलर, एक बंदा आएगा, उससे यूरो खरीदेगा 301.25 में, ठीक है ना। कोई बंदा है, उसने डीलर को 1 यूरो दिया, डीलर ने उसको 301.25 PKR दे दिया। दूसरा कोई बंदा आया, उसको यूरो की जरूरत थी, उसने डीलर से यूरो खरीदा तो डीलर ने उसको 303.15 में बेचा। सो इफेक्टिवली हर यूरो की बाइंग एंड सेलिंग पर ये जो डीलर डिफरेंस रखता है ये उसकी कमाई होती है। यानी कि किसी से उसने 301.25 का यूरो खरीदा और लेट से मुझे अगर बेचा तो 303.15 माइनस 301.25 उसने हर 1 यूरो के खरीदने और बेचने पे 1.9 PKR कमा लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको ज़रा पॉज कर समझें कि कैसे मैंने आपको ये कहा कि बाइंग एंड सेलिंग क्या है, डीलर कैसे एडवांटेज लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर स्पॉट या 30 नवंबर एस्टिमेटेड रेट। अब देखें, अगर आज 1 सितंबर है ना, अगर आज 1 सितंबर है तो मैं फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं बता सकता। अलबत्ता प्रिडिक्ट, एस्टिमेट, फोरकास्ट कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर एक ऐसी ही जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से बाजार में आजकल जो है वो दूध 220 रुपए का लीटर मिल रहा है। आज से 1 साल बाद कितने का लीटर होगा नहीं मालूम। अलबत्ता बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स मुझे लगता है कि आज से 1 साल बाद 1 लीटर दूध 230 या 240 या 250 का हो चुका होगा। अगेन ये एस्टिमेट, मेरा अंदाजा है, हकीकतन तो बात उसी दिन पता चलेगी जिस दिन वो दिन आएगा। ठीक है जी। सो अगर आज 1 सितंबर है, मैं ये नहीं बता सकता कि 30 नवंबर वाले दिन का स्पॉट रेट क्या होगा। स्पॉट रेट का मतलब होता है उस दिन 1 यूरो कितने PKR के बराबर होगा। अलबत्ता आपको एस्टिमेट, आपको अंदाज़ा दिया हुआ है कि जनाब इतना होगा। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने रिसर्च कर और ये एक कैलकुलेशंस करी कि जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से ये कितना हो सकता है अंदाज़न।
अच्छा, यूरो डिपॉजिट रेट का मतलब ये है कि मैं अगर यूरोस या लेट से मैं जर्मनी में जो हमारी कंट्री है अंडर द कंसिडरेशन, उधर जाकर कोई अमाउंट डिपॉजिट करूँगा, पैसे बैंक को दूंगा, बैंक में रखवाऊँगा, तो बैंक मुझे 4.5% का रिटर्न देगा, और अगर बैंक से उधार लूँगा तो 6% के कॉस्ट पर मुझे उधार मिलेगा। इसी तरह से PKR यानी कि लोकली मैं कहीं पे पैसे डिपॉजिट करूंगा तो 12.5% का डिपॉजिट का रेट है यानी कि रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर मैं लोन लूँगा तो मुझे 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिपॉजिट का रेट यानी कि आप पैसे रखो, आपको कितना मिलेगा। बोरोइंग का रेट यानी कि अगर आप लोन लेते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सवाल की रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन वेदर हेजिंग थ्रू द मनी मार्केट इज़ बेनिफिशियल फॉर ZA। मनी मार्केट हेज में हम लोग डिपॉजिट और बोरिंग रेट्स का कुछ जो है वो मदद लेकर कोशिश करते हैं कि आज ही हम अपनी फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा लें। अब मनी मार्केट हेज में पेमेंट्स वाला केस और रिसिप्ट्स वाला केस दोनों की अलग अलग सीक्वेंस है, अलग अलग स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करने हैं। वापस से हम अपनी डिस्कशन पर आते हैं वो वाली कि आखिर हम हेजिंग कर क्यों रहे। हम हेजिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है 1 सितंबर। हमें डर है इस बात का कि 30 नवंबर वाले दिन हर एक यूरो के अगेंस्ट कम PKR आएंगे, इसलिए हम आज ही अपने अमाउंट्स को, हम आज ही अपने यूरोस को PKR में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं अब मेन जो आपका क्वेश्चन है उसकी वर्किंग करता हूँ। स्टेप नंबर वन ये है बोरो फॉरेन करेंसी। अच्छा सर, फॉरेन करेंसी बोरो कर लें? जी हाँ, देखिए आपको 75,000 यूरोज़ मिलने हैं आज से 3 महीने बाद। आपको 75,000 यूरोज़ मिलने हैं आज से 3 महीने बाद। आप आज जर्मनी के किसी बैंक से एक अमाउंट बोरो कर लें फॉरेन करेंसी का और उसको आज ही लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा लें। मनी मार्केट हेज में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई बाद में कन्वर्ट करवाएंगे, अनफेवरेबल रेट्स होंगे हमें लग रहा है, लिहाजा हम आज ही कन्वर्जन करवा लें। अलबत्ता जब आज ही कन्वर्जन करवानी है तो हमें कहीं से पैसे लेने होंगे, क्योंकि हमारा कस्टमर तो 1 सितंबर को हमें यूरोज़ नहीं दे रहा, हमारा कस्टमर हमें 30 नवंबर को यूरो दे रहा है। सर तो हम कितना अमाउंट बोरो करें? हम जर्मन बैंक से इतना अमाउंट बोरो करेंगे कि उस अमाउंट की वैल्यू प्लस उस पर लगने वाला इंटरेस्ट 3 महीने बाद 75,000 हो, हम कस्टमर से लें और अपना उधार उतार दें। अच्छा, मैं आप इसको ज़रा कर बताता हूँ क्या करेंगे हम। अच्छा देखें, आप जो अपने पास फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना प्रेजेंट वैल्यू के लिए, वो होगा P = S डिवाइडेड बाई 1 + RT। ये सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा होगा। सो आज हम बोरोइंग कितनी करेंगे? 75,000 डिवाइडेड बाई 1 + R, बोरोइंग का रेट जो जर्मनी में चल रहा है 6% है, इंटू T, हम कितने महीने के लिए बोरोइंग कर रहे हैं? 3 महीने के लिए। सो पहले ये कैलकुलेट करता हूँ, ये बन रहा है 73892 यूरोज़, 73892 यूरोज़। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने जर्मनी में एक बैंक तलाश किया, उस बैंक से मैंने 73,892 यूरोज़ बोरो कर लिए। अब ये जो 73,892 यूरोज़ मैंने किसी एक जर्मन बैंक से बोरो करे हैं, ये मैंने 3 महीने के लिए बोरो करे हैं। बोरो करना यानी कि उधार लेना, तो उधार चुकाना भी पड़ेगा। तो इस जर्मन बैंक को मैंने बोला कि देखिए 3 महीने बाद एक कस्टमर से मुझे 75,000 आएंगे और मैं आपका उधार और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट आपको दे दूंगा। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने 73,892 की बोरोइंग करी है 3 महीने के लिए, सो 3 महीने बाद मुझे कितने पैसे वापस करने होंगे? यूजिंग S = P 1 + RT। मैंने बोरोइंग करी है आज 73,892, मल्टीप्लाई इसको कर दे 1 + 6% इंटू 3/12 से, सो ये बन जाएगा 75,000। इफेक्टिवली मैंने 73,892 इसलिए बोरो करे कि ये अमाउंट और इस पर लगने वाला 3 महीनों का इंटरेस्ट 75,000 बनेगा, और जैसे ही मुझे कस्टमर से 3 महीने बाद 75,000 यूरो आएंगे, मैं इस लोन की रीपेमेंट कर दूंगा। सर लेकिन बोरो क्यों किया? बोरो इसलिए किए
ताकि आज ही हम अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवा लें, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि विद इन 3 मंथ्स करेंसी की मूवमेंट कुछ इस तरह की होगी कि मुझे अनफेवरेबल कंडीशंस में वो डाल देगी। सो मैंने आज इतने यूरोस बोरो कर लिए, अब मैंने ये सोचा जनाब 3 महीने बाद कस्टमर से 75,000 आएंगे, ये लोन और इसका इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 2 ये होगा कि मैं इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लूँ, कन्वर्ट इन लोकल करेंसी। अच्छा, अब जब मैं लोकल करेंसी में इसकी कन्वर्जन करूँगा तो आज करूँगा, आज का मतलब है 1 सितंबर। 1 सितंबर को मैंने उधार लिया है, 1 सितंबर के यूरो की वैल्यू है ये, तो 1 सितंबर का स्पॉट का रेट यूज़ होगा। अब मैं यूरोस को PKR में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं डीलर के पास जाऊँगा। क्या डीलर मुझे हर एक यूरो के अगेंस्ट 301.25 PKR देगा, या हर यूरो के अगेंस्ट 303.15 PKR देगा? कम PKR देगा। डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज। हर एक यूरो जो मैं डीलर को दूंगा उसके अगेंस्ट वो मुझे 301.25 PKR देगा। सो 73892 जो यूरोज़ होंगे वो कन्वर्ट होंगे 301.25 के रेट पर और मुझे PKR मिल जाएंगे। कितना PKR मिलेगा? 73892 इंटू 301.25, ये बनेगा 2225995, 2225995। ठीक है जी। मैंने क्या किया कि आज ही मैंने यूरोस PKR में कन्वर्ट करवा लिए ताकि वो रिस्क ख़त्म हो जाए जिसका मुझे अंदेशा था कि जनाब बाद का जो एक्सचेंज रेट है वो मेरे फेवर में नहीं होगा। अब एक फ़ायदा हो गया इसमें, वो फ़ायदा ये हो गया कि कस्टमर से मुझे यूरोस आते ना तो वो 3 महीने बाद आते। अलबत्ता क्योंकि मैंने आज ही बैंक से बोरोइंग कर ली, उसके अगेंस्ट से कॉस्ट ज़रूर पे करनी है। मुझे मिले 73,892 यूरोस, 75,000 नहीं मिले, लेकिन आज ही कन्वर्ट हो गए, यानी कि 3 महीने पहले कन्वर्ट हो गए। अगर मैं नहीं करवाता, अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो मैं 3 महीने रुकता और नवंबर आता और फिर मैं कन्वर्ट करवाता। बहरहाल मैंने हेजिंग करी, मैंने आज ही कन्वर्जन कर ली, तो मुझे एक 3 महीने का बेनिफिट मिला। 3 महीने पहले कन्वर्जन हो गई, वो पैसा जो मेरे पास 30 नवंबर को आना था वही पैसा 1 सितंबर को आ गया। इसमें इस बात का एडवांटेज रिकॉर्ड नहीं हुआ कि पैसे 3 महीने पहले मिले। लेट्स एज्यूम कि मैं डेट बाय डेट कंपैरिजन करूं, यानी कि मैं ये सोचूं कि यार इससे मुझे जो फ़ायदा हुआ वो कितना हुआ अर्ली कन्वर्जन का। तो मैं ये कह सकता हूं कि अर्ली कन्वर्जन का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे जो PKR हैं वो 3 महीने पहले मिल गए, और क्योंकि ये 3 महीने पहले मिल गए तो मैं कहीं पर इनको डिपॉजिट कर कुछ अर्निंग्स भी जनरेट कर सकता हूँ। एक जगह से मुझे अगर 100 रुपये मिलने 3 महीने बाद और वो आज मिल जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि पैसे जल्दी मिले, फ़ायदा ये भी है कि 3 महीने के लिए अब वो कहीं इन्वेस्ट होकर अर्निंग्स भी जनरेट कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम कि मैंने ये पैसे 3 महीने के लिए कहीं पर जो है वो इन्वेस्ट कर दिए। तो जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो लोकली मेरा डिपॉजिट का रेट 12.5% है। सो स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट लोकली, इन्वेस्ट इन PKR। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो S = P1 + RT। मैंने 25259,965 इन्वेस्ट करे 12.5% पर 30 नवंबर तक। लेट से जैसे ही पैसे आए ना मैंने इन्वेस्ट कर दिया। सो अगर मैंने ये 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करे, या अगर मैं ये 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है मुझे वो देखते हैं। ये कितने हो जाएंगे? 25259,965, ये बनता है 2295589, 2295589 PKR। ठीक है जी। जब आपको पैसे जल्दी रिसीव हो जाते हैं तो आप उसको इन्वेस्ट कर भी तो 3 महीने के लिए कुछ कमा सकते हो। ओरिजिनली आपको पैसे 3 महीने पहले नहीं मिलते, ओरिजिनली तो पैसे आपको 30 नवंबर पर मिलते हैं। अच्छा, तो इफ़ेक्टिवली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं कन्वर्जन आज करवा लूँ लोकल करेंसी में, बट उन पैसों को इस्तेमाल ना करूँ, उन पैसों को 3 महीने के लिए कहीं डिपॉजिट कर दूँ जहाँ से मैं मज़ीद इनकम कमा लूँ, और 3 महीने बाद मैं पैसे निकालूँ। 3 महीने बाद 75,000 कस्टमर से आएंगे, उससे जर्मन बैंक को मैं लोन रीपे कर दूं और उसका इंटरेस्ट पे कर दूं, और 3 महीने बाद इस गल्ले से पैसे निकालूं। तो इफ़ेक्टिवली
मुझे 75,000 यूरोस के बदले 3 महीने बाद ये सारा चक्कर खेलने से PKR 22,955,589 इतने PKR मिल रहा है। और अगर मैं पर यूरो रेट कैलकुलेट करूं, दोनों साइड्स को 75,000 से डिवाइड कर दूं, सो ये बनता है तकरीबन PKR 306.07। ठीक है जनाब। यानी कि अगर मैं मनी मार्केट हेज करता हूं, मनी मार्केट हेज का मतलब ये है कि उस दिन पर कन्वर्जन नहीं करूं जिस दिन मुझे पैसे रिसीव होंगे, बल्कि आज ही बोरोइंग कर कन्वर्जन कर लूं। बोरोइंग पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो कस्टमर जब 3 महीने बाद देगा उससे रीपे कर दूं। कन्वर्जन कर जो अमाउंट PKR में है वो 3 महीने के लिए कहीं डिपॉजिट कर दूं। तो इफ़ेक्टिवली 3 महीने बाद मैं अगर देखूं तो मुझे 22,955,589 PKR मिलेंगे 75,000 यूरोस के अगेंस्ट। इफ़ेक्टिवली 1 यूरो 306.07 PKR के बराबर होगा। ठीक है जी। सो अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि क्या, क्योंकि इसने पूछा था डिटरमाइन वेदर हेजिंग थ्रू दी मनी मार्केट हेज इज़ बेनिफिशियल फॉर ZA। सो अगर मैं मनी मार्केट हेज का खेल खेलता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 1 यूरो के अगेंस्ट 306.07 PKR मिल रहे हैं। और अगर थियोरेटिकली इसको कंपेयर करूँ, लेट से अगर मैं हेजिंग नहीं करता, तो यहाँ वाले एस्टिमेट्स ये कह रहे थे कि जब आप कन्वर्जन करते बेस्ड ऑन दीज एस्टिमेट्स दैट आर गिवन टू यू, जब आप यूरोस को PKR में कन्वर्ट करते तो हर 1 यूरो के अगेंस्ट आपको 310 PKR मिलते। और ये मनी मार्केट हेज के करने से हमें हर 1 यूरो के अगेंस्ट 306.07 PKR मिल रहे हैं। ठीक है। तो क्या मनी मार्केट हेज जो हमने यहाँ पर एनालाइज किया वो आपको लगता है कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल है? नहीं, क्योंकि एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर वाले दिन 1 यूरो के अगेंस्ट आपको 310 PKR मिल जाएंगे। और अगर ऐसा करना है तो आप आज कोई हेजिंग ना करें, तसल्ली से आराम करें और 30 नवंबर वाले दिन कन्वर्जन करवाएं। बहरहाल अगर आप मनी मार्केट हेज में जाते हैं तो फिर आपको इफेक्टिवली 1 यूरो के अगेंस्ट 306.07 यानी कि तकरीबन 4 रुपये हर यूरो के अगेंस्ट कम मिल रहे हैं। अच्छा, ये बात भी आप डिस्कशन में लिख सकते हैं कि ये जो है ना, ये एस्टिमेट्स हैं। अब उस दिन का रेट क्या हो कुछ नहीं जानते। अगर उस दिन 1 यूरो PKR 302 का हो जाए, 310 के बजाय 302 का रेट हो, तो शायद मनी मार्केट हेज बेहतर था। सो बहरहाल इस वीडियो में मैंने बहुत सारी डिस्कशन करी हैं। आपने ये डिस्कशन बहुत अच्छे से, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। इस सवाल को दोबारा से ख़ुद से भी सॉल्व करना है। इसके आंसर को आपने ठीक से समझना है। जो प्रोसेस मैंने किया वो ठीक से समझना है। ये आपका कौन सा केस था? मनी मार्केट हेज का केस था। और मनी मार्केट हेज में हमने इफ़ेक्टिवली जो काम किया वो वाला किया कि जिसमें हमें रिसिप्ट्स मिल रही हों, यानी कि पैसे रिसीव हो रहे हों। मनी मार्केट हेज में हमने रिसिप्ट्स वाला केस किया। एक पेमेंट वाला केस होता है, एक रिसीविंग वाला केस होता है। इसमें हमें 3 महीने बाद पैसे मिलने थे। स्टेप्स क्या फॉलो करें, वापस से याद करते हैं। सबसे पहले आपने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग कर ली। बोरोइंग इतनी करी कि उस बोरोइंग का अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट 3 महीने बाद आपका लोन उतार दे, लोन और इंटरेस्ट उतार दे। स्टेप नंबर 2, अब आपने क्योंकि बोरोइंग करी है फॉरेन करेंसी में, आज ही आपके पास फॉरेन करेंसी है, उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करा। स्टेप नंबर 3, उस लोकल करेंसी को आपने उसी टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर लिया जिस टाइम पीरियड बाद आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होगी अपने कस्टमर से। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। काइंडली इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। थैंक यू सो मच।